मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य उमेश पंत की लिखी कहानी कोहरा पार्ट 1। स्वराज एक्सप्रेस की रफ्तार आज बहुत धीमी थी। ट्रेन अपने शेड्यूल टाइम 7 बजे से 2 घंटे लेट नागदा स्टेशन पहुंची थी। ट्रेन में चढ़े हुए अभी मुझे बस कोई 15 मिनट हुए थे और तब से लेकर अब तक पूरब एक पल को भी शांत नहीं बैठा था। उसकी छोटी मोटी शैतानियों को नज़रअंदाज कर मैं किसी तरह अपनी सीट पर बैठी खिड़की के बाहर गुजर रही दुनिया में न जाने क्या तलाश रही थी। अपने हिस्से के कोहरे को हटाती ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, मेरे हिस्से का कोहरा और गहराता जा रहा था। मन मौसम की तरह उदास था। खिड़की से बाहर देखती तो सब कुछ धुंधलाया हुआ नजर आता। एक जीवन जो खिड़की के बाहर भाग रहा था, जिसका अक्स साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, और एक जीवन मेरे भीतर अपना बीज रोप चुका था, लेकिन साफ नहीं हो रहा था कि क्या उसे उसके हिस्से की धूप नसीब होगी या फिर वो हर बार की तरह किसी अनजान कोहरे में कहीं खो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। डॉक्टर वरुणा ने अभी कुछ दिन वेट करने को कहा था। आजकल में प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट आने वाली थी। अपनी दोस्त और दिल्ली के एक बहुत बड़े अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट वरुणा से कई बार मैं बेसब्री से पूछ चुकी थी और उसने बताया था कि अब भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बस कुछ ही समय में सब साफ हो जाएगा। सामने की बर्थ की चेन से झूलते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हुए पूरब को देखकर एक बार फिर वरुणा की कही हुई बात याद आ गई। गोद लेने की इतनी भी क्या जल्दी थी यार तुझको और गौरव को? अभी 36 की तो है तू। अगर इस बार अपना बच्चा हो गया तो क्या तू उतना ही प्यार कर पाएगी इसे जितना अपने बच्चे को? वरुणा की कही इस बात पर तब बहुत गुस्सा आया था मुझे, लेकिन अभी अभी न जाने क्यों एक बार को सही लगी थी वो। ट्रेन में चढ़ने के बाद पिछले आधे घंटे से मेरी नाक में दम कर दिया था पूरब ने। कभी चॉकलेट की जिद करने लगता, कभी पड़ोस में बैठे बच्चों से झगड़ने लगता, और अभी 10 बार मना करने के बाद बार बार ऊपर वाली बर्थ से नीचे वाली बर्थ पे कूद फान मचाए हुए था। मम्मी कब पहुंचेंगे हम दिल्ली? ये कहते हुए वो लगभग कूद कर मेरे पास आया तो मेरे हाथों में रखी कोल्ड ड्रिंक की बोतल छलक गई और मेरी पीली सूट में कई जगह हल्के भूरे धब्बे लग गए। लाख कोशिश की है मैंने, पर यह पूरब मुझसे क्यों संभले नहीं संभलता। बैठ जाओ चुपचाप, शैतानी करोगे तो मारूंगा एक लपड़। मैंने पूरब को इतनी बुरी तरह डपट कर कहा कि आसपास बैठे पैसेंजर मुझे घूरने लगे। सोच रहे होंगे कितनी खड़ूस माँ है। बेटा अभी तो चली है ट्रेन, अपने टाइम से पहुंचेगी ना, आप शांत होकर बैठ जाओ कुछ देर। मैंने मनाने की कोशिश की तो वो बड़बड़ाता हुआ सामने वाली सीट के एक कोने में दुबक गया। शांत होकर बैठ जाओ, बड़ी आई। मैं अकेले आना ही नहीं चाहती थी पूरब के साथ। गौरव के घर यानी मेरे ससुराल नागदा में हफ्ते भर के लिए आए थे हम। वहां तो माँ जी से कितनी जल्दी पूरब की दोस्ती हो गई थी। उन्हीं की वजह से गौरव के वापस लौटने के बाद वो 2 दिन और रुक गया वहां। प्लान के मुताबिक गौरव को भी साथ ही लौटना था, लेकिन उसकी कोई बिजनेस मीटिंग आ गई और उसे 2 दिन पहले ही दिल्ली लौटना पड़ा। गौरव साथ होता है तो पूरब न शैतानी करता है न ज्यादा जिद करता है। माँ जी से भी घुल मिल गया था, पर मुझे तो जैसे वो कुछ समझता ही नहीं। शायद गलती मेरी भी थी। 2 साल का था जब पूरब को हमने लीगली अडॉप्ट किया था। उसके साथ रहते रहते अब 2 साल होने को आए थे। कोशिश तो पूरी की थी मैंने, लेकिन मैं शायद पूरब को माँ का प्यार कभी दे ही नहीं पाई, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं था कि मुझे वो अपनी माँ समझता ही नहीं। मैं भी तो कहाँ उसे पूरी तरह से अपना पाई थी। पूरब अब भी मुंह बनाकर खिड़की के पास बैठा था। मैंने उसकी नन्ही आंखों को देखा, उनमें गुस्सा भरा हुआ था। ट्रेन अब 2 घंटे की देरी से चल रही थी। मेरे हाथों में किताब थी और बीच बीच में मेरी आंखें उसे पढ़ने का नाटक कर रही थीं, लेकिन किताब में कुछ और था और दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैंने किताब को बंद कर दिया। पूरब न जाने कैसे, लेकिन घंटे भर से शैतानी करने के बाद अब थक कर सीट पर सो गया था। मैं उसकी उन छोटी छोटी आंखों को निहारने लगी। वो अपने दोनों होंठ खोल कर सोया था। गौरव भी तो ऐसे ही सोता है और इतना ही मासूम लगता है सोते हुए। पूरब के चेहरे पर कई बार अपना अक्स देखने की कोशिश की थी मैंने, जैसे गौरव का अक्स उसके चेहरे पर दिखता था।
कहते हैं बच्चों के चेहरों में माँ बाप का कोई न कोई अक्स जरूर दिखाई देता है, लेकिन पूरब के चेहरे पर आज भी अपनी परछाई नहीं देख सकी थी मैं। एक बार फिर ऐसी ही हारी हुई कोशिश की मैंने, वो कोशिश जो मैंने कई बार की थी। यहां ट्रेन भी रफ्तार पकड़ने की ऐसी कई हारी हुई कोशिशें कर चुकी थी, लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा था। हर छोटे मोटे स्टेशन पे ट्रेन सिग्नल न मिलने के कारण रुक रुक कर चल रही थी। कई बार ट्रेन की पटरियां वक्त की तरह लगती हैं मुझे। मौसम मुफीद हो तो जिंदगी की ट्रेन फर्र से गुजर जाती है, लेकिन मौसम खिलाफ हो तो पटरी का एक एक जोड़ महसूस होने लगता है। ट्रेन झटके खा के चलने लगती है। पिछले कुछ समय से यही तो हो रहा था मेरे साथ। मेरी जिंदगी की ट्रेन भी झटके खाकर किसी तरह पटरी पर चल रही थी। ट्रेन किसी अनजान स्टेशन पर रुकी थी शायद। स्टेशन बड़ा ही होगा, इस बात का अंदाजा ट्रेन में चढ़ने वाले वेंडर्स से लग रहा था। मूंगफली ले लो, मूंगफली, गरम चाय, नमकीन नमकीन, चॉकलेट चिप्स। ट्रेन के चक्कों की पटरी से रगड़ने की वो रहस्यमय सी आवाज अब कहीं दब सी गई थी। लोग अलग अलग अंदाज में अपने सामान का प्रचार कर रहे थे, लेकिन मुझे डर था कि कहीं इनकी आवाज से पूरब की नींद न खुल जाए, क्योंकि एक बार उसकी नींद खुलने का मतलब होता है फिर उसको इतनी आसानी से सुलाना असंभव है। अभी कुछ चटपटा सा खाने का मन हो रहा था। हालांकि गौरव ने ट्रेन का खाना खाने से मना किया था मुझको, और मेरा इस तरह से अकेले ये ट्रेन का पहला ही सफ़र था, इसलिए थोड़ी ज़्यादा ही नर्वस थी मैं। बोगी में इधर उधर बैठे लोग बेफिक्र लग रहे थे। कोई समोसे वाले से चटनी मांग रहा था, कोई पानी के दाम को लेकर झगड़ रहा था। कुछ लोग तो खा पी कर नमकीन वगैरह के रैपर भी बोगी की फर्श पे फेंक रहे थे। उन लोगों पे मुझे भले ही गुस्सा आ रहा हो, लेकिन कितना कुछ था यहाँ इस ट्रेन में, जैसे जिंदगी की एक छोटी मोटी प्रदर्शनी चल रही हो। पूरब अब भी बेफिक्र सोया हुआ था, जैसे उसके इर्द गिर्द कुछ हो ही नहीं रहा हो। कितने मासूम लगते हैं सोते हुए बच्चे। कौन कहेगा कि यही बच्चा जब जागेगा तो सारा आसमान सर पे उठा लेगा। एक बार कोई जिद शुरू हुई तो तब तक चैन नहीं लेगा जब तक वो पूरी ना हो जाए। बाप रे बाप। ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी। जिस जगह पर ट्रेन रुकी थी वहां से एक नया पैसेंजर भी हमारी वाली बोगी में बैठ गया था। वो मेरे एकदम सामने पूरब के पैरों के पास आकर बैठा और बैठते ही मेरी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। आपका बच्चा है, बड़ा प्यारा है। मैं बस मुस्कुरा दी और वापस किताब पढ़ने का नाटक करने लगी। 4 साल का होगा नहीं? उसने फिर तपाक से सवाल पूछ लिया। इस बार मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अपने बैग से एक किताब निकाल कर पढ़ने लगा। बीच बीच में वो कुछ सोचता हुआ खिड़की के बाहर देखता और कभी कभी पूरब के सीट से बाहर लटकते हाथ को वापस सीट पर आराम से टिका देता। कुछ देर में बोर होकर उसने किताब बंद कर दी और आसपास के पैसेंजरों से बातें करने लगा। अब तो बोगी के जो लोग अपने अपने में ही व्यस्त थे, वो इस आदमी की पहल के बाद आपस में हंस बोल के बात करने लगे थे। मुझे बहुत देर से बाथरूम जाना था, लेकिन पूरब की वजह से मैं जा ही नहीं पा रही थी। पर अब रुकना मुश्किल हो रहा था। आप 1 मिनट के लिए बच्चे को देख लेंगे क्या? मैं ज़रा वॉशरूम होके आती हूँ, मैंने किसी तरह हिम्मत करके कहा। उस आदमी ने बड़े आत्मीय भाव से मुस्कुराते हुए कहा, आप एकदम चिंता मत करो, मैं हूँ यहाँ। मैं फटाफट उठी और वॉशरूम चली गई। यही कोई 4-5 मिनट हुए होंगे मुझे गए हुए, लेकिन मैं बाथरूम से निकली ही थी कि हमारे कोच के दूसरी तरफ वाले कोच में एक अजीब किस्म की हलचल हो रही थी। 2-3 औरतें चीख चिल्ला रही थीं। शायद किसी का कोई कीमती सामान चोरी हो गया था। लोगों की आसपास की खुसर फुसर से पता चला कि कुछ लोग जो वेंडर बन के आए थे, उन्होंने खाने में कुछ मिलाकर कई लोगों का सामान लूट लिया है। ये सुनते ही मुझे सबसे पहले पूरब का ख्याल आया और मैं अपने कोच की तरफ दौड़ी। जैसे ही मैं अपनी सीट पर पहुंची, वहां न पूरब था और न ही वो आदमी जिसके पास मैं पूरब को छोड़ कर आई थी। डर से कांपते हुए मैंने अपनी बोगी में बैठे सहयात्रियों से पूछा तो उनमें से एक ने कहा, अरे आपके बच्चे की नींद खुल गई तो वो आपको ढूंढने के लिए चला गया। हमने तो ढूंढने की बड़ी कोशिश की, पर वो आप ही की नहीं सुन रहा था तो हमारी क्या सुनता। पूरब के साथ यहाँ तो वो आदमी भी नहीं था जिसके पास मैं अपने बच्चे को छोड़ कर गई थी। मैं भागकर आसपास की सभी सीटों पर गई।
सारी सीटों और यहाँ तक कि बाथरूम तक की तलाशी लेने के बाद मुझे न कहीं पूरब दिखाई दिया और न कहीं वो आदमी। तो कहीं वो आदमी पूरब को लेकर फरार तो नहीं हो गया था? वो आदमी जिसका नाम तक मैं नहीं जानती थी और कुछ मिनटों के लिए सही पूरब को उसके पास छोड़ के आई थी। मेरा नन्हा सा पूरब इतनी बड़ी ट्रेन में सैकड़ों अजनबियों के बीच कहीं गुम हो गया था। ये सोचते ही मेरे दिमाग में एक झन्नाहट सी उठी और मैं गश खाकर गिर पड़ी। दोस्तों, ये था कहानी का पहला हिस्सा। उम्मीद है आपको मेरी मंडली के सदस्य उमेश पंत की लिखी ये कहानी कोहरा पार्ट 1 पसंद आई होगी। जैसा कि आपने सुना, कहानी की नायिका को यह हादसा हिला कर रख देता है। अपने बच्चे के गुम होने के लिए वो अपनी ही बोगी पर बैठे एक पैसेंजर पर शक करती है, जिसके भरोसे वो बच्चे को छोड़ कर गई थी। क्या पूरब के खोने में उस पैसेंजर का हाथ है या फिर ये मामला कुछ और ही है? क्या ये बच्चा ट्रेन में ही कहीं भटक गया होगा या फिर मामला उससे भी ज्यादा संगीन है? जानने के लिए सुनिएगा कहानी का अगला हिस्सा, कोहरा पार्ट 2।